हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2, 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे पार्ट 2। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर देखेंगे वो है यूनिट 3 का चैप्टर 1। यूनिट 3 का जो चैप्टर है उसको दो पार्ट्स में आपकी बुक में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलनों के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे, पर्यावरण, आपदा और संघर्ष के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज इस वीडियो से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप ना करिए। बात करें हमारे चैप्टर की, तो इसमें हम भोपाल गैस कांड और चेरनोबिल गैस कांड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखें हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। भोपाल गैस त्रासदी का जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर सिक्स सेमेस्टर के जब ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे उसमें भी पूछा गया था। 1970-80 के दशक में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भारत के सबसे कम औद्योगिक क्षेत्रों में से एक था, जहां 1978 से 1979 में राज्य के घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान मात्र 11% से कुछ ही अधिक था। तो देखिए 1970 से 80 के दशक का जो समय था उसमें मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वो भारत की सबसे कम औद्योगिक क्षेत्रों में से एक थी। इसका मतलब कि पूरे भारत में जो औद्योगिकीकरण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो बढ़ रहा था, परंतु भोपाल में इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था। फिर 1978 से 1979 के दौरान जो राज्य, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हर एक साल के अंतर्गत में हर एक राज्य ने कितना ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन किया, उसको पूरे भारत के आप कह सकते हैं कि 100% बनाने के लिए देखा जाता है। ठीक है, कि किस राज्य ने कितना प्रोडक्शन किया। तो एक प्रकार से भोपाल का मिला के 11% का प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, इससे कुछ ही ज़्यादा अधिक था और ज़्यादा अधिक नहीं था, मतलब कि एक प्रकार से काफ़ी कम था बाकी राज्यों के मुकाबले। ठीक है, अब 1969 में अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, इसके बाद यूसीसी ने अपने भारतीय संस्करण को मूल रूप से 50.9% स्वामित्व के साथ पुराने भोपाल में अपनी रासायनिक कारखाना इकाई को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम से स्थापित किया। तो 1969 में एक अमेरिका की कंपनी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, यूसीसी, ठीक है, इस कंपनी ने अपने भारतीय संस्करण, एक प्रकार से कहें इंडियन वर्जन को मूल रूप से 50.9% स्वामित्व के साथ, उसमें उसका आप कह सकते हैं कितना स्वामित्व था, कितना ओन करती थी, 50.9% ओन करती थी वो कंपनी। ठीक है, पुराने भोपाल में उस कंपनी ने अपना एक कारखाना खोला जिसका नाम क्या रखा गया, यूनियन कार्बाइड कंपनी लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड अपने स्थापित किया। संयंत्र के रखरखाव और संचालन पर निर्णय लेने का अधिकार मूल संगठन द्वारा आरक्षित और नियंत्रित किया जाता था। किस प्रकार, जो आप कह सकते हैं कि प्लांट खोला गया, यहाँ पे हम ये जो कारखाना है इसको प्लांट के नाम से कहेंगे। तो यहाँ ये जो प्लांट खोला गया भोपाल में, पुराने भोपाल में, उसका रखरखाव किस प्रकार होगा, किस प्रकार उसको चलाया जाएगा, इसके सारे के सारे आप कह सकते हैं कि अधिकार मूल रूप से आरक्षित और नियंत्रित किए गए थे संगठन के द्वारा। ठीक है, मतलब संगठन ही इनके अधिकार ले सकता था, इसके ऊपर जो भी कमेटी है वो बैठा सकता था। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने 1984 में निर्णय लिया कि वे भोपाल संयंत्र को बेचेंगे, जबकि MIC मिथाइल ऑक्सोसाइनेट संयंत्र अपने अधीन काम करना जारी रखेगा। तो ठीक है, तो जो कारखाना है या जो प्लांट है उसने एक फैसला लिया कि 1984 में एक फैसला लिया गया कि भोपाल में जो प्लांट लगाया गया है उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, परंतु वहीं पे साथ में और भी चीज़ें खोली गई थी। ऐसा नहीं कि एक प्लांट खोला गया था, प्लांट में और भी चीज़ें थी, तो प्लांट को बंद कर दिया जाएगा, परंतु MIC जो कि एक प्रकार की फर्टिलाइज़र बनाने के लिए केमिकल होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, इसका जो संयंत्र है या जो इसका जो प्लांट है, MIC को बनाने का जो प्लांट है वो काम करता रहेगा, किसके अंतर्गत, कंपनी के अंतर्गत। फिर MIC की प्रकृति पर प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच एक प्रभाविक व्यापक विश्वास कि यह आंसू गैस के बराबर है, कुछ और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। ठीक है, तो लोगों को लगता था कि मिथाइल
आइसोसाइनेट जो गैस है वो एक प्रकार से केवल आंसू गैस है, मतलब कि उससे लोगों के केवल आंखों में आंसू आ सकते हैं, जलन हो सकती है, ठीक है, हल्की हल्की उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लोगों को बस इतना विश्वास था, उन्हें नहीं पता था कि ये गैस कितनी जहरीली है और आने वाले समय में ये गैस कितने लोगों को मार सकती है। ठीक है, तो लोगों के अंतर्गत क्या था कि ये गैस केवल आंसू गैस जितनी ही प्रभावी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, तो लोगों को इस गैस के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट मजदूर दैनिक कार्यों के दौरान शक्तिशील रसायनों के संपर्क में आ रहे थे। श्रमिक संघ द्वारा उठाई गई मांगों को यूनियन का कार्बाइड के अधिकारियों ने बार बार अनदेखा किया। अब क्या हुआ, जो लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, एमआईसी की जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो लोग आए दिन क्या होता था, केमिकल के प्रभाव में आ जाते थे। किसी की सांस में चला गया केमिकल, किसी के हाथ में लग गया, किसी के शरीर पे गिर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो केमिकल था वो काफ़ी ज़्यादा रासायनिक था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक था, तो लोग घायल हो रहे थे, कई लोग मर भी रहे थे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो क्या करा, वहाँ का जो आप कह सकते हैं कि लोग जो काम करते हैं, श्रमिकों लेबर का जो ग्रुप था, उसने मांग उठाई, परंतु यूनियन कार्बाइड के अधिकारी जो थे उन्होंने बार बार इस मांग को क्या करा, अनदेखा कर दिया। यूनियन कार्बाइड की श्रमिक कभी कभी कारखानों में खतरनाक काम करने की स्थिति का शिकार हो जाते। अब जो लोग उसमें काम कर रहे थे, कभी कभार वो ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना करते कि उनकी मृत्यु हो जाती या फिर उनका शरीर खराब हो जाता। जैसे कि 26 दिसंबर 1981 को रखरखाव कर्मी मोहम्मद अशरफ की जान चली गई, क्योंकि उसकी सांस में फॉजिसिन का उपयोग मोनोऑक्साइड के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग कीटनाशक उग्रदत्त जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट के रूप में भी किया जाता है। अब देखिए, तो फॉजिसिन क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए, और मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है एमआईसी को बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, वो उसके सांस में चला गया और उसके सांस में जाने से उसको क्या हुआ, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और वो उसकी डेथ हो गई एक प्रकार से। ठीक है, मतलब वो मर गया। तो ये क्या हो गई, एक घटना हो गई। फिर इस प्रकार की घटनाओं को भी अनदेखा कर दिया एमआईसी के जो काम करने वाले अधिकारी थे उन्होंने। अगस्त 1982 में लिक्विड एमआईसी, ठीक है, मिथाइल साइ आइसोसाइनेट के संपर्क में आ गया था। लिक्विड जो होता है मतलब तरलीय पदार्थ है, ठीक है, एमआईसी के तरल पदार्थ के संपर्क में एक केमिकल इंजीनियर आ गया था, जिसका 30% शरीर वहीं पे जल गया था जब वो केमिकल उसके शरीर पे गिरा था। तो एक प्रकार से वो केमिकल कितना ज़्यादा खतरनाक है शरीर के लिए, वो इससे पता चलता है कि उसका 30% शरीर ऑन द स्पॉट जल गया जब वो उसके शरीर पर गिरा। ये अलग अलग मामले थे जो कि दर्ज किए गए थे। तो इस प्रकार के मामले लोगों के सामने आए थे। फिर अब आता है भोपाल गैस कांड की जो रात थी उसके बारे में बात करें। दिसंबर 1984 की सबसे भयभीत करने वाली रात थी। ठीक है, दिसंबर 1984 में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 2 दिसंबर 1984 को सबसे ज़्यादा खतरनाक रात थी, जब भारत ने मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में अपनी सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना देखी। ठीक है, तो 2 दिसंबर 1984 की रात काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, बिकॉज उसी दिन जो प्लांट था केमिकल बनाने का भोपाल में, वो प्लांट से गैस लीक हुई और बहुत बड़े संख्या पे लोगों की मृत्यु हुई ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखें। भोपाल गैस त्रासदी को देश ही नहीं अपितु दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल त्रासदी के रूप में भी गिना जाता है, जिसके कारण हजारों लोगों को काल कलावित होना पड़ा था। मतलब सडनली कुछ लोग जो लोग उसके संपर्क में आए वो सडनली मर गए, कुछ लोग वहाँ से छोड़ के जा चुके थे। ठीक है, उस मतलब एक्सीडेंट के बाद उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा उन्हें। और इसको भारत की ही नहीं परंतु दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी मतलब इंडस्ट्री के द्वारा, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कारखाने के द्वारा की हुए दुर्घटना माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कारखाने के द्वारा हुई दुर्घटनाओं में से एक है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, हजारों लोगों को कलाकलावित होना पड़ा, मतलब एक जगह छोड़ के जाना पड़ा। 2 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी की कीटनाशक फैक्ट्री से जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव शुरू हुआ। तो क्या हुआ कि भोपाल में जो कंपनी थी, मैं ठीक
ठीक है। उसके कीटनाशक फैक्ट्री, वो क्या बनाती थी, फर्टिलाइजर्स बनाती थी। तो फर्टिलाइजर्स से सडनली कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकलने लगी। और वो गैस एक प्रकार तो गैस क्या होती है, गैस हवा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है। तो जिस प्रकार गैस निकलने लगी उसी प्रकार गैस फैलने लगी, और आसपास का जो आप कह सकते हैं कि एरिया था उसमें बहुत जल्दी गैस फैल गई। इस हादसे के कारण भोपाल में मध्य रात्रि में ही हजारों लोगों की जान चली गई। इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यह था कि इसके कारण सबसे अधिक जो मृत्यु हुई वो मासूम बच्चों की हुई थी। ठीक है, तो इस गैस के द्वारा जो सबसे अधिक मृत्यु हुई, मारे गए, वो थे बच्चे। इस हादसे में 2 से 3 दिसंबर 1984 को मात्र 2 दिन में ही प्रदेश में हजारों जिंदगियां लील हो गई। ठीक है, मतलब हजारों लोग 2 ही दिन में मार दिए गए गैस के रिसाव के कारण। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी मृत्यु क्यों हुई, और बस वो चल बसे। बाद के वर्षों में जहरीली गैस के असर के कारण हजारों लोगों को विकलांग की भांति जीवन यापन करना पड़ा, जिसमें अनेक लोग गंभीर शारीरिक मानसिक विविधियों से ग्रस्त हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जो लोग उस दुर्घटना में बच गए परंतु वो एक प्रकार से क्या बन गए, विकलांग बन गए। किसी को आंख में मोतियाबिंद हो गया उसके कारण, किसी को कैंसर हो गया, किसी को और प्रकार की बीमारी हो गई शारीरिक रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद आने वाली जो उस परिवार के द्वारा आने वाली जो पीढ़ियां थी उन्हें भी इसी प्रकार की समस्याएं को झेलना पड़ा। ठीक है, विकलांग हो गए, और तो और कई लोग अपने शारीरिक और मानसिक रूप से भी क्या हो गए, ग्रस्त हो गए। भोपाल गैस कांड की प्रक्रिया, संयंत्र मतलब प्लांट में तकनीकी गलतियां। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बोरेट इंडिया लिमिटेड के संयंत्र में तकनीकी गलतियों के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी। ठीक है, तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उनके द्वारा ये गैस कैसे हुई, लीक हुई थी। उन लोगों को पता था परंतु फिर भी उन लोगों ने गलती कर दी, और गलती के कारण क्या हुआ, वो गैस निकलने लगी। दुर्घटना की वजह, 2 दिसंबर 1984 को रात के समय आधिकारिक रूप से बताया गया था कि इसकी वजह अमोनिया विद्युत विस्फोट था, जो इस संयंत्र को संचालित करने वाली मशीनरी को नुकसान कर दिया। अब क्या हुआ, एक रिपोर्ट बनाई गई, उसमें बताया गया कि अमोनिया विद्युत विस्फोट, अमोनिया के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट ने उस प्लांट को क्या करा, हानि पहुंचाई, और हानि पहुंचाने के कारण वो गैस लीक चालू हो गई, ये बताया गया। इससे मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो विषैली गैस है वो छूटने लगी, जो नाक, आँख, फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो इस दुर्घटना के कारण रिलीज हुई, और क्या आँख, नाक और फेफड़ों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। गैस का फैलाव, गैस की फैलाव स्थानीय लोगों के घरों में घुस गया, जो लोग इससे प्रभावित हुए। गैस की दहशत से बचने के लिए लोगों ने भागने की भी कोशिश करी। अब जो गैस थी वो गैस बड़ी जल्दी फैली। ठीक है, और आसपास के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में जो घर थे उन घरों में चली गई, और उससे लोगों की मृत्यु होने लगी। अब जब तक लोगों को ये पता चलता वो लोगों के बीच में भगदड़ी बच गई और लोग भागने लगे, परंतु फिर भी गैस से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बच पाए। मानव और पर्यावरण पर असर, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ा। लोगों की बालों से लेकर उनकी आंखों तक सब कुछ प्रभावित हो गया। इसके अलावा गैस के निर्वहन के बाद वह पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक साबित हुई। तो क्या हुआ, वो गैस के कारण लोगों का स्वास्थ्य तो प्रभावित हुआ ही, परंतु साथ के साथ लोगों का क्या, पेड़ पौधे, आसपास का जो प्लांट है, वो एक प्रकार से पर्यावरण है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। बहुत जहरीली गैस है, मतलब एक प्रकार से उस क्षेत्र के जितने पेड़ होंगे वो सब सूख गए होंगे सडनली। ठीक है, उस गैस के कारण, और भविष्य में वहाँ की मिट्टी जो है वो भी खराब हो गई होगी। सरकार के उत्तरदायित्व में संयंत्र की सुरक्षा का संज्ञान रखना था। इसके बावजूद संयंत्र के नाकामयाबी के बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बस गलतियाँ, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट की गलती नहीं है, गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसे जो आप कह सकते हैं प्लांट होते हैं इन पे अधिक से अधिक जानकारी रखनी चाहिए, उनके ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उनकी क्या इन्फेक्शन, मतलब एक प्रकार से उनकी चेकिंग कराते रहना चाहिए। गवर्नमेंट को पता था कि इसमें थोड़ी बहुत कमजोरी है, परंतु गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और ये दुर्घटना हो गई। आगे बढ़ें।
भोपाल गैस के कारण क्या है? तकनीकी गलतियाँ, टेक्निकल फॉल्ट्स क्या है? यूनियन कार्बाइड कंपनी जो इंडिया लिमिटेड के संयंत्र में गैस रिलीज होने की वजह संयंत्र में मेंटेनेंस काम की तकनीकी गलतियाँ थी। मतलब मेंटेनेंस करते टाइम जो गलतियाँ करी गई उनके द्वारा क्या हुआ, अमोनियन विद्युत विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के द्वारा जो प्लांट है वो प्लांट में एक प्रकार से हानि पहुंची और गैस रिलीज होना चालू हो गई। बदमाशी या लापरवाही, कंपनी द्वारा संरक्षण उपकरणों के लिए समय पर ना चलने तथा उनके बदमाशी से गैस रिलीज हो गया। अब देखिए, आपको पता है कि हर कंपनी में एक प्रकार से सेफ्टी के लिए जो चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे कि अगर कोई दुर्घटना हो तो लोगों को पता चल जाए, आसपास के लोगों को, या फिर उस दुर्घटना को रोक लिया जाए। ठीक है, परंतु क्या हुआ, संरक्षण करने के लिए जो उपकरण लगाए जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स या फिर जो डिवाइसेस लगाए जाते हैं, वो डिवाइस काम नहीं कर रहे थे। मतलब ये भी किसकी गलती है? ये भी कंपनी की गलती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नहीं देखा, ये गवर्नमेंट की भी गलती है। ठीक है, एक प्रकार से तो कंपनी के द्वारा संरक्षण करने के लिए जो उपकरण लगाए गए वो समय पर नहीं चल रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, गैस इसके कारण रिलीज हो गई। सेफ्टी उपकरणों का काम ना करना, अब देखिए सेम वही है, जो उपकरण संरक्षण के लिए जो उपकरण लगाए गए थे वो भी काम नहीं कर रहे थे, और सेफ्टी के लिए जो उपकरण लगाए वो भी काम नहीं कर रहे थे। संरक्षण उपकरणों में जैसे सेफ्टी गैस कॉटेज, गैस की रिलीज से बचने वाले निर्मित के लिए निर्मित थे, लेकिन वे इस स्थिति में काम नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, सेफ्टी के लिए जो उपकरण लगाए गए वो भी काम नहीं करा। तो एक प्रकार से ये भी कारण है। अनुमतियों का दुरुपयोग, कंपनी द्वारा सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर लिए जाने वाला एक खतरनाक तकनीक का दुरुपयोग, यह भी कारण बना। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा इस कंपनी को लाइसेंस देना ये भी एक क्या है, कारण है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइसेंस तो दे दिया परंतु हर एक कंपनी पे ध्यान नहीं दिया ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या हुआ, ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। सरकारी लापरवाही, सरकार द्वारा कंपनी की लापरवाही और तकनीकी गलतियों की निगरानी नहीं की गई। संरक्षण उपकरणों की जांच और अधिकारियों के संयंत्र में जाकर निगरानी नहीं हुई थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब चेकिंग होती है तो लोगों को भेजा जाता है कंपनी में ये देखने के लिए कि उस कंपनी में कितने अच्छे प्रकार से व्यवस्था की गई है, परंतु गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं भेजा गया चेकिंग निगरानी करने के लिए, चेकिंग करने के लिए कि कंपनी में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, सरकार की लापरवाही है। तो ये था भोपाल गैस कांड। अब बात करेंगे चेरनोबिल गैस कांड आपदा के बारे में। अप्रैल 1986 26 अप्रैल 1986 को उत्तरी यूक्रेन में पेप्रियात शहर के पास स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में एक परमाणु दुर्घटना हुई। ठीक है, 26 अप्रैल 1986 को उत्तरी यूक्रेन के एक शहर में जिसका नाम था पेप्रियात, उसमें क्या हुई, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, जो एक परमाणु संयंत्र मतलब परमाणु प्लांट था, एटॉमिक प्लांट, उसमें एक दुर्घटना हुई। मुख्य रूप से ये एक कृषि अर्थव्यवस्था वाले यूक्रेन की ऊर्जा जरूरत की 38% परमाणु ऊर्जा से आती थी। अब देखिए, ये जो उत्तरी यूक्रेन था ना, वहाँ पे आप कह सकते हैं, या फिर यूक्रेन, वो एक प्रकार से क्या था, खेती वाला देश था। वहाँ पे कृषि अर्थव्यवस्था थी, तो जो बिजली का प्रोडक्शन होता था या फिर जो ऊर्जा आती थी वो 38% कहाँ से आती थी, परमाणु ऊर्जा आती थी। चेरनोबिल एक अत्यंत उन्नत RBM के आधारित वाणिज्य परमाणु स्टेशन था जो सोवियत द्वारा अपने प्रमुख कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया था, जिसे 1970 में चालू किया गया था। ठीक है, तो ये जो प्लांट था ये सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया था यूक्रेन के अंतर्गत, उत्तरी यूक्रेन के अंतर्गत। ठीक है, अपने कामों के लिए, और वहाँ से क्या हो रहा था, बिजली का भी प्रोडक्शन हो रहा था। इस साइट पर 4 जो एटॉमिक रिएक्टर थे, मतलब ठीक है, RBM के, ठीक है, RBM के रिएक्टर थे। RBM के एक प्रकार से क्या है, सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया संगठन है। ठीक है, जो कि क्या करता है, रिएक्टर्स और परमाणु के रिलेटेड काम करता था। तो RBM परमाणु रिएक्टर थे, 4 थे, जिनमें से प्रत्येक 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम था। मतलब 4000 मेगावाट टोटल बिजली प्रोडक्ट की जाती थी, किसके द्वारा, इन 4 रिएक्टरों के द्वारा। चेरनोबिल दुर्घटना को समझे। 25 अप्रैल 1986 की रात नींद से वंचित संयंत्र श्रमिक, मतलब प्लांट में जो
काम करने वाले हैं उन्हें सही से नींद नहीं मिली थी। ठीक है, तो क्या हुआ, श्रमिकों ने नियमित रखरखाव की अवधि के दौरान रिएक्टर 4 पर परीक्षण की एक श्रृंखला शुरू की। अब 25 अप्रैल 1986 को क्या था कि टेस्टिंग होनी थी रिएक्टर्स की, कि अगर रिएक्टर्स बंद होते हैं तो क्या वो ठंडे रहते हैं या नहीं, इस प्रकार की उस पर टेस्टिंग की जानी थी। तो जो व्यक्ति उसको टेस्ट कर रहा था उसकी नींद अच्छे प्रकार से पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि टेस्टिंग जो थी वो दिन में भी चल रही थी और रात में भी चल रही थी। ठीक है, तो जो शिफ्ट थी रात वाली उनकी अच्छे से नींद नहीं हुई थी एक प्रकार से। नींद से वंचित थे काम करने वाले, तो नियमित रखरखाव की अवधि के दौरान रिएक्टर 4 पर एक परीक्षण की एक श्रृंखला, मतलब एक लिस्ट चालू कर दी, जिसका उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि पावर कट या उतार चढ़ाव होने पर रिएक्टर ठंडे रहते हैं या नहीं। लेकिन प्रयोग के प्रभावी कर्मचारियों ने मूल्यतः सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और रिएक्टर के अंदर शक्ति में कई गुना वृद्धि हो गई। अब देखिए कि जब टेस्टिंग की जाती है तो कुछ चीज़ों, क्योंकि एटॉमिक है प्लांट है तो कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जो भी सेफ्टी की चीज़ें हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, परंतु कर्मचारी ने क्या करा, सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिया और उल्लंघन कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, रिएक्टर जो था उसके अंदर शक्ति जो पावर थी वो कई गुना बढ़ गई। रिएक्टर के अंदर पावर क्या हो गई, बढ़ गई। पावर बढ़ गई तो रिएक्टर भी और ज़्यादा आप कह सकते हैं अलग प्रकार से काम करेगा। रिएक्टर को चलाने के लिए जो पावर चाहिए थी, रिएक्टर उससे बहुत कम पावर पर चल रहा था। अब देखिए कि रिएक्टर के अंदर तो बहुत सारी पावर है, क्योंकि पावर बढ़ गई है, उल्लंघन प्रोटोकॉल को ध्यान नहीं रखा, परंतु रिएक्टर को चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो काफ़ी कम थी। परंतु रिएक्टर के अंदर ठंडे जल का प्रवाह सही प्रकार से हो रहा था, जिसके कारण रिएक्टर के बीच में अथवा कोर में भाप और ज़्यादा अधिक कम होती चली गई, जिसके कारण रिएक्टर के अंदर स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। तो रिएक्टर के अंदर ठंडे पानी को घुमाया जाता है। ठीक है, प्रवाह होता रहता है, ठंडा पानी उसके अंदर पाइपों के थ्रू चलता रहता है ताकि रिएक्टर क्या रहे, ठंडा रहे। रिएक्टर अगर गर्म होगा तो ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी के पाइप्स को चलाया जाता है। अब पानी के पाइपों को चलाया जा रहा है तो रिएक्टर के अंदर जो भाप है ना, वो भाप और ज़्यादा कम होती चली गई। जो भाप है वो और ज़्यादा कम होती चली गई रिएक्टर के कोर एकदम बीच में, जिसके कारण क्या हुआ, रिएक्टर के अंदर स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली गई। रिएक्टर के विभिन्न हिस्सों से इसे बंद करने के लिए सिग्नल भेजे जा रहे थे, परंतु स्वचालित नियंत्रण प्रणाली ऑटोमेटिक ने इस हिस्से को कुछ काम करने नहीं दिया। ठीक है, तो रिएक्टर को बंद करने के लिए इस प्रकार से सिस्टम बनाया गया था कि अगर रिएक्टर के अंदर कुछ भी गलत चीज़ होती है, ठीक है, अगर हादसा होने के चांसेस है तो रिएक्टर को बंद कर दिया जाए ऑटोमेटिकली। परंतु ऑटोमेटिक सिस्टम ने उस चीज़ को बंद ही नहीं करने दिया। ठीक है, भेजे सिग्नल तो भेजे जा रहे थे कि रिएक्टर को बंद कर दिया जाए, परंतु ऑटोमेटिक सिस्टम ने उसे रोक लिया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिफ्ट मैनेजर नहीं ने जो आप कह सकते हैं नियंत्रण छड़ें होती हैं, वहाँ पे बार होते हैं, ठीक है, एक प्रकार के, उन बार्स को मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से लगाया जाता है। अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो वो बार गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सेट होते हैं, और अगर मैन्युअली बात करें तो आदमी उन बारों को लगाएगा। तो जो शिफ्ट मैनेजर था उसने छड़ स्वयं डालने की कोशिश करी, जो बार थे, रॉड थी, उसको खुद लगाने की कोशिश करी। उस समय बिजली का उत्पादन बढ़कर 530 मेगावाट हो गया, जिसने स्थिति को और ज़्यादा गंभीर कर दिया। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि बिजली का उत्पादन बहुत कम हो रहा था। ठीक है, अब सडनली बिजली का उत्पादन क्या हुआ, 530 मेगावाट हो गया, तो और ज़्यादा स्थिति खराब होती चलेगी, जिसके कारण 2 परमाणु विस्फोट हुए। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, 2 परमाणु विस्फोट हुए। पहला विस्फोट ईंधन और शीतलक के बीच असंतुलन के परिणाम स्वरूप हुआ था, जब एक बार ईंधन की कुछ छड़ें अचानक बिजली की वृद्धि के कारण नष्ट हो गई। तो पहला जो विस्फोट था वो क्यों हुआ, ईंधन मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी पेट्रोल ले लो, एक प्रकार से ईंधन और शीतलक ठंडा जो जल है उसके बीच में असंतुलन था, उसके कारण हुआ। जबकि दूसरा विस्फोट हाइड्रोजन और हवा के बीच विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो रिएक्टर में प्रवेश होकर गई थी। ठीक है, तो जो हवा थी, हाइड्रोजन और हवा के बीच में विस्फोट, हाइड्रोजन तो उसके अंतर्गत होगी रिएक्टर के, परंतु बाहर से कुछ हवा अंदर चली गई और उसके अंदर, उसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे विस्फोट की स्थिति बन गई और विस्फोट हो गया। रिएक्टर के कोर के संपर्क में आने से रेडियोधर्मी सामग्री वायुमंडल में फैल गई। अब क्या हुआ, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है ना, रिएक्टर एक के संपर्क
के कोर में आने से जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो फटाफट कहाँ पे, आसमान में फैल गया। अब विस्फोट होगा, ठीक है, विस्फोट के साथ साथ वो जो एटॉम के मटेरियल्स हैं वो बीच में आएंगे और फटेगा तो सारा विश्व पूरे आसमान में फैल जाएगा। तो क्या हुआ, रेडियोधर्मी जो चीज़ें थी, रेडियो एक्टिव मटीरियल, वो सारा वायुमंडल में फैल गया। प्रभावित रिएक्टर से उत्सर्जन 5 मई तक जारी रहा, जब तक प्रभाव स्वरूप इसे बंद नहीं कर दिया गया। तो आप देखिए, ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये हुआ था 25 अप्रैल को, ठीक है, और ये जो आप कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव मटीरियल निकलता रहा उसके अंदर से, वो निकला 5 मई तक, ठीक है, 5 मई तक। ये मतलब कई दिन, लगभग अराउंड 8 से 10 दिन ये काम चलता रहा। 25 तारीख को हुआ था और 5 तारीख को इसको रोकने की कोशिश आप कह सकते हैं की गई, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रोक दिया गया, जब तक प्रभावी रूप से इसे बंद नहीं कर दिया गया। भोपाल रिसाव में मामले में 2,03,000 घायल के साथ लगभग 3800 मौत हुई थी, जबकि रेडियोधर्मी रिसाव में परिणाम स्वरूप 1985 तक 33 मृत्यु और थायराइड कैंसर के 600 पंजीकृत मामलों के रूप में रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो भोपाल गैस कांड के अंतर्गत आप कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें चेरनोबिल जो परमाणु विस्फोट है उसके अंतर्गत, तो केवल 30 लोगों की मृत्यु हुई थी 1995 तक, और थायराइड कैंसर के लिए 600 लोगों को पंजीकृत किया गया था। वित्तीय लागत के संदर्भ में चेरनोबिल दुर्घटना की लागत भोपाल प्रतिक्रिया की लागत से बहुत आगे निकल गई थी, क्योंकि ये जो चेरनोबिल में जो एटॉमिक प्लांट लगाया गया था इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया था, ठीक है, किसके मुकाबले, भोपाल गैस कांड में जो कंपनी थी उसके मुकाबले। चेरनोबिल दुर्घटना में कई वर्षों के बाद भी स्वास्थ्य संबंधी सावधानी के कारण आसपास की आबादी के लिए काउंटर उपयोग अभी भी संभावित स्वास्थ्य खतरे को कम करने के लिए सार्वजनिक आदेश में रहते हैं। मतलब आपको पता ही है, रेडियो एक्टिव मटीरियल जब आसपास के माहौल में फैल गया तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को फटाफट वहाँ से खाली करवा दिया गया और उस क्षेत्र को एक प्रकार से अधिक निगरानी में रखने की बात कही गई। आधिकारिक रिपोर्ट के दावा किया गया कि शुरुआती विस्फोट में 2 प्लांट श्रमिकों की मौत हुई थी, ठीक है। तो जो एक रिपोर्ट बाद में आई उसमें ये बताया गया कि केवल 2 प्लांट में काम करने वाले लोगों की मौत हुई, जबकि 1 दर्जन अन्यों को विकिरण की बीमारी के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया। 1 दर्जन अन्य मतलब 12 से ज़्यादा लोगों को क्या करा गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया बीमारी के कारण, जो कि सडनली उन्हें हो गई थी, जिसमें अग्निशामक कर्मी भी शामिल थे जो आग की लपटों को बुझाने के लिए जा रहे थे, ठीक है। तो जब विस्फोट हुआ तो आग भी लगी, उस आग को बुझाने के लिए जो लोग जा रहे थे वो भी घायल हो गए, ठीक है। तो उन्हें भी इसी में लिखा गया। रिएक्टर से निकलने वाले लगातार परमाणु को रोकने के लिए आसमान से रेत, मिट्टी आदि गिराई गई। अब रिएक्टर से मतलब जो उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल है उससे तो रेडिएशन निकलती रहेगी बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आसमान से मिट्टी को गिराया गया, रेत को गिराया गया। सोवियत संघ ने रिमोट नियंत्रित स्वचालित रोबोट के माध्यम से रिएक्टर के मलबे को साफ करने की भी कोशिश करी। तो क्या करा, जो सोवियत संघ था अब उसको अपनी स्थिति को साफ करना था, इसीलिए उसने स्वचालित रोबोट को भी भेजा जिससे कि उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को काम किया मतलब हटाया जा सके। जब मशीनें भी काम नहीं आई तो वातावरण को साफ करने के लिए रेडियोधर्मी 100 टन मलबा था जो कि रेडियो एक्टिव था, उसको साफ करने के लिए पुरुषों के मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स को बुलाया गया जो कि इसके लिए काम करेंगे। रिएक्टर के चारों ओर स्टील की दीवार बनाई गई। यह कवच 2016 तक खड़ा रहा, बाद में नया कवच भी तैयार किया गया, ठीक है। तो अब रेडियो एक्टिव मटीरियल को रोकने के लिए वहीं पे क्या उसके आसपास रेडियो का कवच मतलब स्टील का कवच बनाया गया ताकि वो जो रेडिएशन है वो बाहर ना निकले, और ये 2016 तक चला। उसके बाद इस कवच को बदल दिया गया। इस घटना के कारण अनुमानित हानि $235 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया, ठीक है। तो $235 बिलियन इस चीज़ के पीछे क्या हुए, खराब हुए, मतलब इस दुर्घटना के कारण खराब हुए थे। अगला टॉपिक आता है कि भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल के बीच में जो समानताएं हैं और असमानताएं क्या हैं, मतलब ये जो 2 घटनाएं हुई हैं इन घटनाओं में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। यह दोनों घटनाएं प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक थी। अभी हम बात कर रहे हैं समानताओं की। तो यह दोनों घटनाएं प्रकृति के लिए हानिकारक थी, जबकि भोपाल में यूनियन कार्बाइड इकाई वो
इंडियन इकाई कीटनाशक के उत्पादन में लगी थी और चेरनोबिल में परमाणु रिएक्टर उत्पादक। अब देखिए, दोनों की दोनों प्रकृति के लिए हानिकारक है, क्योंकि जो भोपाल गैस कांड था उसमें गैस रिलीज हुई जिसने आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है, वहाँ पे ना लोग रह सकते थे, ना पे पेड़ पौधे उगाए जा सकते थे। वहीं पे अगर हम बात करें परमाणु रिएक्टर का जो विस्फोट हुआ चेरनोबिल में, उसने आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र को क्या बना दिया, रेडियो एक्टिव बना दिया। वहाँ पे रेडिएशन फैल गई और वहाँ पे ना ही लोग रह सकते थे, ना ही पेड़ पौधे उगाए जा सकते। तो एक प्रकार से क्या था, दोनों प्रकृति के लिए हानिकारक थी, परंतु दोनों घटनाएं एक दूसरे से अलग थी। एक में गैस लीक हुई और एक में रेडियो एक्टिव मटीरियल के द्वारा जो वस्तु आप कह सकते हैं घटना हुई। दोनों घटनाओं का होने का समय सुबह का बताया गया, जिसके लिए उन्होंने सुबह वाले कर्मचारियों को क्या ठहराया, दोषी ठहराया। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में जो लोग काम कर रहे थे उनको दोषी ठहराया गया दोनों घटनाओं के लिए, क्योंकि दोनों घटनाएं रात में हुई और सुबह तक उन घटनाओं के परिणाम सबको दिखाई दे चुके थे। दोनों घटनाओं का कारण अंतःक्रिया हुआ था, जिससे पर ध्यान नहीं दिया गया, और जबकि सूचना दी गई तो सूचना को नज़रअंदाज कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों जो घटनाएं हुई थी वो घटनाएं किसके गलतियों के कारण हुई थी, दोनों प्लांटों के अंतर्गत। भोपाल गैस कांड के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक मीटर्स लगे होते हैं। ठीक है, वो मीटर्स बताते हैं कि स्थिति किस प्रकार की है। वो मीटर ही खराब था वहाँ पे। अब मीटर खराब था तो एक प्रकार से ये लापरवाही है। उस मीटर को अगर चेंज कर दिया जाता तो उन्हें स्थिति पता चलती कि स्थिति खराब हो रही है, गैस लीक हो रही है, तो उसको रोका जा सकता था। परंतु वो मीटर खराब था और उसे ना ही चेंज किया गया, और उस मीटर के कारण क्या हुआ, गैस बहुत बड़े स्तर पर लीक हो गई। वहीं बात करें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में, तो वहाँ पर ध्यान रखना था जब रेडिएशन का, अगर रेडिएशन वैसे ही बहुत ज़्यादा हानिकारक है तो ध्यान रखना था कुछ नियमों का, परंतु कर्मचारी ने नियमों का ध्यान नहीं रखा और वो क्या हुआ, हादसा का शिकार हो गया। भोपाल प्लांट के मालिक द्वारा अधिक लाभ कमाने के लिए दबाव डाला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ चेरनोबिल अधिक उत्पादन के लिए कार्य कर रहा था। मतलब दोनों के दोनों प्लांटों पर दबाव था अधिक से अधिक काम करने के लिए। भोपाल गैस कांड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक मुनाफा हो सके, और भोपाल जो चेरनोबिल में जो रेडियो एक्टिव मटीरियल के लिए काम किया जा रहा था एक प्रकार से। ठीक है, मतलब परमाणु जो विस्फोट हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन करने के लिए काम किया जा रहा था। चेकिंग हो रही थी ताकि अधिक से अधिक क्या हो सके, उत्पादन किया जा सके। दोनों मामलों को संभालने के लिए नौकरशाही के द्वारा देरी की गई, क्योंकि तत्काल स्थिति दुर्घटना को संभालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। ठीक है, नौकरशाही मतलब ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट के थ्रू काम करते हैं, उन लोगों के द्वारा देरी की गई थी इन दोनों घटनाओं को संभालने के लिए, क्योंकि तत्काल जैसे ही घटना हुई उस समय घटना को संभालना उनके बस की बात नहीं थी, और उससे पहले उन्होंने इस घटना के लिए ध्यान नहीं दिया। दोनों घटनाओं में अपने आसपास के बड़े क्षेत्र को हानि पहुंचाई तथा घटनाओं में लोगों की जान भी गई। अब बात करें विसंगति, मतलब उनके बीच में असमानता हो गई। भोपाल में जहां टैंक E610 को दबाव नियंत्रण वाल्व की खराबी एक तरह से काफ़ी बड़े घटक विफलता थी, चेरनोबिल संयंत्र में कोई संगठक विघटन नहीं थी, घटक विफलता नहीं थी। अब देखिए, एक टैंक के बाहर आप कह सकते हैं कि दबाव को मेज़र करने के लिए वॉल्व लगाए जाते हैं, जो कि खराब था, जैसे कि मैंने आपको बताया मीटर। ठीक है, तो एक प्रकार से मीटर कहें, वॉल्व कहें, वो खराब था। अब टैंक के अंदर कितना ज़्यादा दबाव बन रहा है उसको नापने के लिए वॉल्व लगाए जाते हैं। वो वॉल्व बताते हैं कि टैंक के अंदर कितना प्रेशर है। वो वॉल्व खराब था तो अंदर टैंक के अंदर कितना प्रेशर है लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, और क्या हुआ, प्रेशर बढ़ता चला गया और टैंक फट गया। टैंक फटने की वजह से गैस का जो लीकेज है वो चालू हो गया और आसपास गैस फैल गई। वहीं बात करें चेरनोबिल संयंत्र में, जो चेरनोबिल में जो प्लांट था उसमें ऐसे कोई भी गलती नहीं थी। वहाँ गलती किसकी थी, वहाँ गलती लोगों की थी। उन्होंने जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया। भोपाल में प्लांट औद्योगिक मानकों से नीचे था, मतलब जिसे घाटे में चलने के रूप में डेड एंड भी माना जाता है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बिगड़ते व्यवस्था में भी अपनी सीमा से परे जाकर चलता ही एकमात्र उपाय था। ठीक है, तो भोपाल में जो प्लांट लगाया गया वो आप कह सकते हैं कि उस प्लांट की इतनी खासी अच्छी स्थिति नहीं थी, औद्योगिक मानकों से नीचे था। अगर कोई प्लांट लगाया जा रहा है तो उसके कुछ आप कह सकते हैं कि लिमिट्स होती हैं, अगर उससे ऊपर है तो ठीक है, पर अगर उन लिमिट्स से नीचे है उस प्लांट की स्थिति तो क्या होगा, वो प्लांट चलने लायक नहीं रहेगा, जिसको डेड एंड माना जाता है। ठीक है, तो वो प्लांट क्या था, वो प्लांट उससे बहुत ही ज़्यादा नीचे था।
और बिगड़ता जा रहा था, परंतु प्लांट से क्या हो रहे थे, प्लांट से काम किया जा रहा था। चेरनोबिल में परमाणु रिएक्टर तत्कालीन सोवियत सरकार की प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था। यह सबसे उन्नत तकनीकों के साथ स्थापित किया गया था और इसके वैज्ञानिक और अन्य कर्मचारियों द्वारा उच्च योग्य प्रशिक्षित अच्छे वेतन पर थे। तो सोवियत संघ में जो चेरनोबिल में जो प्लांट लगाया गया वो उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया था। ठीक है, अच्छे से अच्छे प्रकार के इंजीनियर्स रखे गए, वैज्ञानिकों को रखा गया, अच्छे से अच्छा प्रकार का वेतन दिया जा रहा था उन लोगों को। ठीक है, परंतु फिर भी वहाँ पे क्या हो गई, दुर्घटना हो गई। जैसे कि पहले ही कहा गया, चेरनोबिल की दुर्घटना प्लांट रिएक्टर के घटक की विफलता का परिणाम नहीं थी, जो स्पष्ट रूप से भोपाल संयंत्र त्रासदी में था। ठीक है, मतलब कि प्लांट में जो चीज़ें लगाई गई उनकी गलतियों से नहीं हुआ, वो क्यों क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने गलतियां करी। ठीक है, और भोपाल गैस कांड में गलती कहाँ थी, गलती जो टैंक था उसके बाहर जो वॉल्व लगा था वो ख़राब था, मीटर जो ख़राब था उसके कारण ये पता नहीं चल रहा था कि टैंक के अंदर प्रेशर कितना है। ठीक है, तो क्या था, वो एक प्रोडक्ट था जिसकी गलती थी, जिसे पता नहीं चला और गैस लीक होना चालू हो गई। आधिकारिक सूचना के अनुसार भोपाल रिसाव में 2,30,000 लोगों के घायल होने के साथ साथ 3800 की मौत हुई, जबकि रेडियोधर्मी रिसाव के परिणाम स्वरूप 1995 तक 33 मौतें और थायराइड कैंसर से 600 पंजीकृत मामलों की रिपोर्ट किया गया। वित्तीय लागत के संदर्भ में चेरनोबिल की दुर्घटना भोपाल की दुर्घटना से बहुत आगे निकल गई थी। तो भोपाल गैस कांड में क्या हुआ, लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घायल हुए। वहीं चेरनोबिल जो परमाणु विस्फोट है उसमें लोगों की संख्या भी कम थी। ठीक है, कम लोग मरे, तकरीबन 2 ही लोग कहे जा रहे हैं कि 33 लोगों की मौत हुई। शुरुआत में 2 ही लोगों की रिपोर्ट आई थी, फिर पता चला 33 लोगों की मौत हुई और साथ में 600 लोग जो कि थायराइड कैंसर से पंजीकृत किए गए थे। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 3 का पार्ट 1, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चेरनोबिल या फिर भोपाल गैस कांड से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ कंप्लीटली इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, पॉइंट जो है उनको अच्छे से समझिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे तो ही आपके नंबर काफ़ी अच्छे आ पाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के और इंस्टाग्राम के, वहाँ पे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आपका कोई डाउट है तो वहाँ आप हमसे जाके क्लियर कर सकते हैं। साथ में एक फॉर्म दिया गया है जिसके थ्रू आप हमसे मेल की सर्विस सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी हम कोई ब्लॉग्स डालेंगे तो आपको मेल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको मेल के थ्रू अपडेट कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।